प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा का एक नाम दिया गया है, एक डेजिग्नेशन दिया गया है, वो है, उनको हम कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और उनके बारे में हम 2-3 चीज़ जानेंगे। क्या क्या जानेंगे? सबसे पहला चीज़ जानेंगे उनका इलेक्शन के बारे में, कि वो कैसे इलेक्ट होते हैं। क्या कहेंगे? हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर, फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर्स के बीच से ही, अपनी लोकसभा के मेंबर्स के अंदर से ही एक नया स्पीकर चुन के आता है। क्लियर है? दूसरा चीज, अब जब ये चुन के आता है तो कब कब इनका सीट वैकेंट होता है? सबसे पहला सीट हम तब बोलेंगे जब वो खुद रिजाइन कर दे। मान लो वो इंसान जो भी है वो रिजाइन कर दिया है रिटर्न फॉर्म में, और वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट किया है? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर बोल के भी एक पोस्ट होता है, वो भी होल्ड किया जाता है। सो ये है पहला वैकेंसी। तो लिखेंगे इफ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा बाय राइटिंग प्रोवाइड द रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर, देन वी कैन कंसीडर दैट द सीट ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट। दूसरा कब होता है? दूसरा, अगर उनको रिमूव किया जाए, अगर मेंबर्स लोग उनको चुने थे, लोकसभा के मेंबर्स लोग, अगर लोकसभा के मेंबर्स लोग ही उनको रिमूव कर दें मेजॉरिटी के साथ में, तो हम मानेंगे सीट खाली हो गया। तीसरा, अब हम तीसरा कब मानेंगे कि वहां पे ऐसा मतलब सीट खाली हो गया? जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। डिस्क्वालीफाई हो जाए किस चीज के लिए? टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मान लो हमने पढ़ा था लोकसभा का क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। सो अगर लोकसभा का क्वालिफिकेशन जो कुछ भी होता है, वो क्वालिफिकेशन को आपको स्टार्टिंग में तो होल्ड करके रखना है, बट आप जब तक मेंबर्स हो आपको सर्टेन क्वालिफिकेशन बरकरार रखना है। तो मान लो अगर स्पीकर जब चुन के आए, अपना पोजीशन रखे, तो तब उनके पास वो सारे डिजायर क्वालिफिकेशन थे, बस किसी कारणवश उनका वो क्वालिफिकेशन मेंटेन नहीं रहा। एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो सिटीजन ऑफ इंडिया, मान लो कि वो इंसान स्पीकर है, ऐसा नहीं होता है बट समझाने के लिए आपको बताया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, राइट। मान लेते हैं कि अगर वो इंसान जो स्पीकर है वो किसी दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है और इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ देता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा के मेंबरशिप। तो आप लोकसभा के मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो लोकसभा के मेंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो आप वहां के हेड या फिर स्पीकर का पोस्ट कैसे संभालोगे? उस सिचुएशन में सीट को हो जाएगा खाली। तो ये हो गया इलेक्शन और ये हो गया वैकेंसी। अब जानते हैं हम इनके फंक्शंस के बारे में, पावर एंड फंक्शंस के बारे में, पावर एंड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, पावर एंड फंक्शन को याद करने का एक सिंपल तरीका है, मैं एक छोटा सा एक्रोनिम्स दे रहा हूं, आप उसको लिख लेंगे। हमारा एक्रोनिम्स है ABDPM। मैं आपको एक्रोनिम्स पहले दे रहा हूं ताकि आपको याद करने में इजी हो। ABD से आप याद करना कि एक अच्छा बहुत बढ़िया बैट्समैन है, एक बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर है, उसका नाम है AB डिविलियर्स। अब याद करना कि AB डिविलियर्स आके हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिले। एक छोटा सा इमेजिनेटिव स्टोरी अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि उस इमेजिनेटिव स्टोरी से हमें हिंट मिलता है और एग्जाम्स में सारे के सारे नोट्स रिवाइज हो जाते हैं और तब हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ABDPM हमारे प्राइम मिनिस्टर से कौन आके मिले? AB डिविलियर्स, तो ABDPM। अब ये ABDPM से क्या क्या अलग अलग फंक्शन है, उसका हेडिंग सब हेडिंग्स उसका नाम जान लेते हैं। ए से है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अलग अलग सब कैटेगरी है ऑफ फंक्शंस का, ठीक है। बी से है हमारा बिजनेस ऑफ द हाउस, बिजनेस ऑफ द हाउस को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस इनके पास है। डी से हो गया डिसिप्लिनरी फंक्शन, डिसिप्लिनरी फंक्शन, ओके, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या क्या उनके पास पावर है। उसके बाद पी से हो गया, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं या थोड़ा साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। पी से यहां पे हो गया हमारा पार्लियामेंट, पार्लियामेंटरी कमिटी, कि पार्लियामेंट के अंदर ही बहुत सारे कमिटी बनते हैं, उस कमिटी रिलेटेड इनके पावर और फंक्शन क्या क्या है। एंड लास्ट में बस गया एम फॉर मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब अदर फंक्शन। के लिए सबसे पहला रिसीव करता है, ये क्या रिसीव करता है? दो चीज, सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स और पेटिशंस, पेटिशन मतलब अर्जियां। तो स्पीकर क्या करता है? स्पीकर रिसीव करता है डॉक्यूमेंट्स और पेटिशन। मैंने शॉर्ट में बताया, इसको आप सेंटेंस में फॉर्मेशन में ले आना और आपको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द स्पीकर? तो हम लोग बोलेंगे द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज द स्पीकर रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स एंड पेटिशंस इन द हाउस। क्लियर है? बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट इनका है कम्युनिकेट। इन लोग कुछ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्या करते हैं? डिसीजन। अच्छा, किस चीज का डिसीजन? मतलब किनका डिसीजन? हाउस का डिसीजंस। अच्छा, किसको कम्युनिकेट करते हैं? कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी।
तो देखो मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना दिया है, आप फ्लो चार्ट से ही याद करना। इतना सारा इंफॉर्मेशन को किस तरीके से याद किया जा सकता है, इसी तरीके से। सो स्पीकर क्या करेगा, स्पीकर कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा, डिसीजंस। किसका, हाउस का, मींस लोकसभा का। किसको, कंसर्न अथॉरिटी। सो इसको हम इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द स्पीकर कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ द हाउस टू द कंसर्न अथॉरिटी। कहानी खत्म। क्लियर है, इजी है, एकदम इजी। तो अभी देखो ये वाला समझने में ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्यों हार्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको लिखते जाओगे और अभी अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको बस रिवीजन करना है। बिजनेस ऑफ द हाउस, पहला सब कैटेगरी खत्म। अब करते हैं सेकंड। अब बिजनेस ऑफ द हाउस मतलब घर का काम को कंप्लीट करने के लिए, उस काम को रुकावट नहीं आने के लिए स्पीकर अपना क्या क्या पावर है और क्या क्या काम करता है। तो पॉइंट वाइज इसको लिखते रहते हैं शॉर्ट में और इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ये इंसान प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड क्या करता है, मीटिंग। मतलब घर पे जो भी मीटिंग होता है, लोकसभा का जो मीटिंग, उस लोकसभा को मीटिंग को जो चलाता है, जो संतुलित करता है, वो है स्पीकर। सो द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस। क्लियर है, ये था पहला। इसके बाद आते हैं सेकंड फंक्शन पे। प्रिसाइड करने के साथ साथ और कुछ भी फंक्शन है। क्या क्या है, डिसीजन लेना, डिसाइड करना। अच्छा, क्या डिसाइड करता है ये, दो चीज डिसाइड करता है। दो चीज किसके रिलेटेड डिसाइड करता है, बिल के रिलेटेड। याद है मैंने आपको कहा था कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, कि वो बिल को एक्ट में कन्वर्ट करते हैं और लॉ बनाते हैं देश के लिए। तो यहाँ पे बिल तो तीन प्रकार के, हम आएंगे उस पर, हम डिटेल में बिल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा कुछ नहीं छूटेगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, गारंटी। तो अभी के लिए समझना, दो प्रकार का बिल है, होता है तीन प्रकार का, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ऑर्डिनरी बिल। पर यहाँ पे दो बिल के ऊपर वो डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या बिल ऑर्डिनरी बिल है। अब ये बिल में क्या होता है, डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू करके बता रहा हूं। जब भी बिल मनी बिल होता है तो लोकसभा को बहुत ही ज्यादा अनफेयर एडवांटेज दिया जाता है। क्यों और कैसे, अगेन एडवांस में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझना, बिल में मनी बिल जब बन के आता है या एक बिल को क्लासिफाई किया जाता है मनी बिल के तौर पे, उसको बहुत एडवांटेज मिलता है। तो मेंबर्स लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऑर्डिनरी बिल को एज अ मनी बिल शो करते हैं लोकसभा में, ताकि उनको अनफेयर एडवांटेज मिले, बिल आसानी से पास हो जाए। मगर ये बिल डिसाइड, ये स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल। अपने मन से आप नहीं डिसाइड करोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट क्या लिखेंगे, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। और नॉट लिखते हैं मतलब ऑर्डिनरी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। स्पेशली ये डिसाइड करेगा कि बिल मनी बिल है कि नहीं। ठीक है, तीसरा। अब यहां पे क्या होता है, कभी कभी ज्यादातर डिसीजन जब लोकसभा का लिया जाता है तो डिसीजन में टाई हो जाता है। टाई हो जाता है मतलब कि कोई भी डिसीजन लिया गया हो, मान लेते हैं कि अगर डिसीजन लिया गया है कि ये बिल को इस घर में पास करे कि ना करे, तो या तो यस होगा या तो नो होगा। मान लेते हैं कि अगर यस और नो बराबर जगह में आ जाए और टाई हो जाए, तो उस केस में जब कभी भी टाई होता है, टाई को हम लोग ऑफिशियल टर्म में क्या बोल रहे हैं, डेडलॉक होता है, तो स्पीकर के पास एक पावर आता है और वहां पे उस वोट को बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो यहां पे हम इसको पॉइंट को क्या करेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सेंटेंस में बना के, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सरसाइज द कास्टिंग वोट व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द हाउस। क्लियर है, इजी है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पीकर साइन करता है किसमें, सारे बिल्स जो लोकसभा ने पास किए हैं। मान लो कि मैंने क्या बोला कि लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलके एक बिल को एक्ट के रूप देते हैं। अगर लोकसभा एक बिल को पास कर दिया तो मान लो वो दूसरा घर में जाएगा, या फिर अगर राज्यसभा से पास हो गया और फिर लोकसभा में आए तो लोकसभा पास किया। इन आइदर ऑफ द केसेस जब कभी भी लोकसभा कोई भी बिल को पास करता है तब उसमें सिग्नेचर आखिरी पड़ता है स्पीकर का। तो स्पीकर प्रोवाइड सिग्नेचर ऑन ऑल द बिल विच आर पास्ड बाय लोकसभा। आगे बढ़ता है, ये अलॉट करता है टाइम, ये अलॉट करता है टाइम किसके लिए, मेंबर्स लोग के लिए। सो द स्पीकर अलॉट्स और प्रोवाइड टाइम टू द मेंबर्स टू स्टैंड एंड स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। 5 पॉइंट इसका हो गया कवर। क्लियर है, देखो इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर इतना सारा पॉइंट्स अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। बट इतना समझना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 पॉइंट अगर पढ़ लिए, मोर देन इनफ, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरी फंक्शन में इसका क्या क्या दिया गया, सबसे पहला स्पीकर मेंटेन करता है, मेंटेन क्या करता है, मेंटेन करता है ऑर्डर ऑफ द हाउस। ऑर्डर ऑफ द हाउस मतलब वहां का शांति श्रृंखला को मेंटेन करने का जिम्मेदारी है स्पीकर का। आपने देखा होगा ज्यादातर कभी कभी क्या होता है कि घर पे इतना डिबेट हाई हो जाता है, इतने लोग उत्साहित
उत्साहित क्या कहेंगे, इतने अनडिसिप्लिन हो जाते हैं कि कभी कभी हो हल्ला करते हैं, कभी कभी चेयर कोई एक दूसरे के ऊपर फेंक रहा है, आपने तो देखा होगा वीडियो भर्ती पड़ा हुआ है, प्रोसीडिंग्स चालू नहीं करने देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मेंटेन करने का, ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी स्पीकर के पास तो है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे इसको और एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होता है मतलब कभी कभी ये डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन और इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में ये मेंबर को सस्पेंड भी करते हैं। So the speaker suspend the member in case of grave indiscipline, or if the indiscipline is on to the next level, then the speaker suspend the member. अगर इससे और एक लेवल आगे चला जाता है तो सिचुएशन और वर्स हो जाता है, तो एक मेंबर नहीं बट बहुत लोग इंडिसिप्लिन करने लग जाते हैं, पूरा घर ही डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कभी कभी यहाँ पे ये मीटिंग को सस्पेंड भी कर देता है। मतलब यहाँ पे जो भी इनका मीटिंग चल रहा है, जो लोकसभा का केस में चल रहा है और जो भी लोग बात करते रहते हैं, पर वो बात यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो डिबेट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या करते हैं यहाँ पे मीटिंग को एडजर्न भी किया जाता है। तो देखो ये तीनों का पावर स्पीकर के पास है। पहला में जनरली ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, अगर और कोई मेंबर ज़्यादा डिसिप्लिन को हानि पहुंचा रहा है या ज़्यादा ही इनडिसिप्लिन काम कर रहा है, चेयर फेंक रहा है, कुर्सी फेंक रहा है, कभी कभी होता है कि वो लोग जिस पोडियम पे स्पीकर बैठे होते हैं थोड़ा एलिवेटेड एरिया में उस पोडियम पे भी चढ़ जाते हैं, सब अंगूठा छाप लोग क्या ही कर सकते हैं, डिसिप्लिन का नाम का कुछ भी नहीं, उससे बेटर तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल और बाकी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, डिसिप्लिन में तो रहते हैं। तो कभी भी ये इतने जाहिल गंवार लोग कभी भी उन लोग अनडिसिप्लिन कर लेते हैं तो वहां पे उस मेंबर को सस्पेंड किया जाता है। उससे भी ज्यादा कुछ हाई लेवल का इंडिसिप्लिन करते हैं तो वहां पे उस मीटिंग को ही पूरा एडजर्न किया जाता है, बोलते भाड़ में जाओ, अगले दिन मिलेंगे, आज नहीं, क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा है, सब कोई काम करने नहीं दे रहा है। तो यह है पहला चीज। दूसरा चीज हम जानेंगे डिसिप्लिन मेंटेन के लिए एक बहुत ही जरूरी पावर दिया गया, वो क्या, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इतना बस आप समझना कि कोई भी पार्टी का मेंबर्स, मान लो एक मेंबर चुन के गया है, लोकसभा में आया है, और कभी कभी क्या होता है वो लोकसभा के मेंबर चुन के आने के बाद वो अपना पार्टी बदल के कभी कभी दूसरे और चले जाते हैं। ऐसा सब पार्टी का बदलना, आयाराम गायाराम को रोकने के लिए, दल को बदलने के लिए, जो कहते हैं ना कि दल बदलू, तो ऐसा दल बदलू लोग को बचाने के लिए कि आप लोग दल ना बदले, एक कानून लाया गया है, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। इस एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर इल्जाम किसी के मेंबर के ऊपर लगा तो इसका डिसीजन जो है वो डिसीजन स्पीकर लेता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द स्पीकर टेक्स द डिसीजन ऑन द मैटर ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अगेन ये डिसीजन इतना स्ट्रांग होता है कि देखना इसको कोई भी कोर्ट में आप बाहर जाके आप सोचोगे मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में, जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और इस डिसीजन को चैलेंज करूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रावधान दिया ही नहीं है। सो द स्पीकर्स डिसीजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन मैटर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है? दूसरा हो गया ये वाला। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लिए। अब इसको पढ़ने के बाद एक तीसरा पॉइंट इसका बचा है एंटी डिफेक्शन रिलेटेड, मतलब कि एक तीसरा पॉइंट बचा है जो कि स्पीकर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये होता है कि कभी कभी कोई भी ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाते हैं मेंबर्स के द्वारा जो कि नॉन पार्लियामेंट्री रहते हैं, उस नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स को एक्सपंज करना का पावर स्पीकर के पास में। एक्सपंज करने का पावर क्या है, मतलब एक बार आप ध्यान से समझना, जो कुछ भी डिटेल डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, बातचीत होता है, वो सारा चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके उसको रखा जाता है रिटन फॉर्मेट में भी। अब उस रिकॉर्डिंग में मान लो एक स्पीकर मान लो एक मेंबर्स वहाँ पे कुछ अपना मुद्दा रख रहा है, तो वो तो इतिहास में कैद होगा। अब वहाँ पे वो बोलते बोलते कुछ नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स उसने यूज़ कर दिए, उस केस में स्पीकर बोलेगा, ऑर्डर करेगा कि ये वर्ड्स नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स है, मतलब पार्लियामेंट में ये अलाउ नहीं होंगे, तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस का जो भी रिकॉर्ड बन रहा है उसमें से इस वर्ड्स को हटा दिया जाए। एक्सपंज्ड मतलब हटा देना। सो द स्पीकर हैज द पावर टू एक्सपंज सर्टेन वर्ड्स व्हिच आर नॉन पार्लियामेंट्री इन नेचर। द स्पीकर कैन एक्सपंज सच वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। ये है उनका डिसिप्लिन का पावर, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने का मेन जिम्मेदार स्पीकर के पास में। तो जस्ट इमेजिन करो कि कितना स्ट्रेस और टेंशन उनका होगा। आपका क्लास तो 20-30 का है, एक क्लास टीचर रहता है या एक मॉनिटर रहता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। इतने बड़े घर के मेंबर्स, इतने सारे 500 से ऊपर हैं, 543 प्रेजेंट है स्पीकर को हटा के 542, इतने लोग हैं, इतने लोगों को 500 लोगों को करीब वो हैंडल करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, मतलब सारा बाल ऐसे ही झड़ गया होगा। तो अभी जो हमारे स्पीकर है उनको आप देखोगे, ओम बिरला, तो उनका हमेशा जब कभी भी आप उनका काम देखोगे वो इंसान स्ट्रेस में ही रहता है, क्यों ना हो, काम ही ऐसा है। तो हमने 3 चीज़ कंप्लीट कर दिया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर लिया, हमने बिजनेस ऑफ द हाउस कर दिया, हमने डिसिप्लिन कर दिया, बचा है 2 फंक्शन, दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटी और मिसलेनियस फंक्शन। क्या अभी बचा 2, दैट इज पी एंड एम। पी से हम लोग का है पार्लियामेंट्री कमेटी फंक्शन, उसमें 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, और एक हम लोग का एम से है मिसलेनियस फंक्शन, उसमें हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारा फंक्शन ऑफ स्पीकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड स्पीकर का क्या फंक्शन रहता है, इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे जो स्पीकर होता है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है,
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। किस चीज़ का, किस चीज़ के रिलेटेड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? कुछ कुछ कमिटी रिलेटेड, सारे नहीं, सम कमिटी। सम कमिटी मतलब इतना आप लोग समझना, यहाँ पे दो चीज़ आपको जानने का जरूरत है। एक एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मतलब यहाँ पे कहा गया है कि इरिस्पेक्टिव, अलग अलग कमिटी जो कोई भी बन रहा है, कुछ कमिटी ऐसा सेटअप करके रखा गया है कि जिसका चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ स्पीकर होगा। उस समय जो भी स्पीकर होगा उसको उसी कमिटी का हेड बनाया जाएगा या चेयरमैन बनाया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से कमिटी है, आपको बस एक नाम जानना है तो ऐसे बहुत सारे, बट एग्जांपल स्टेट करने के लिए हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जांपल, एक कमिटी का नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। अब जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, उसका चेयरमैन कौन होगा? जो उस समय का स्पीकर होगा। और ये एक्स ऑफिशियो है। एक्स ऑफिशियो का कहने का मतलब है कि उस चीज़ के लिए नया से इलेक्शन नहीं होता है, नया चुनना नहीं जाता है। बाय डिफॉल्ट जो एक पोस्ट को होल्ड कर रहा होगा उसी समय वो दूसरा का एक कमिटी का चेयरमैन बनेगा। इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब इसमें रहा दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट एक जानते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कमेटी बनते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, उसमें डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, वो एडवांस क्लासेस में हम बताएंगे। तो अलग अलग कमेटी जो कोई भी बनते हैं उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। अब यहाँ पे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे कह के रखा है कि कुछ कुछ कमेटी का मतलब बाय डिफॉल्ट चेयरमैन होता है हमारा स्पीकर, पर कुछ कुछ कमेटी का बाय डिफॉल्ट चेयरमैन स्पीकर नहीं होता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें नया चेयरमैन चूज करना पड़ेगा। जब कुछ कमेटी का हमें नया चेयरमैन चूज करना पड़ेगा तो वो फंक्शन हम लोग किसको देंगे? वो पावर स्पीकर को देंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है? यहाँ पे ये सिलेक्ट करता है, स्पीकर सिलेक्ट करता है क्या? चेयरमैन। किन चीजों के लिए? अदर कमिटी, अदर कमिटी। क्लियर है? क्लियर है? एकदम इजी है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी होना चाहिए। तो एकदम सिंपल हम इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे, सेंटेंस हम लोग इसको बना देंगे पार्लियामेंट्री कमेटी का कि द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ सब कमिटी, फॉर एन एग्जांपल बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलेंगे स्पीकर सिलेक्ट और इलेक्ट चेयरमैन फॉर अदर कमिटी ऑफ द हाउस। काम खत्म, हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी कंप्लीट होता है। अब रहा मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब कि एटसेट्रा, और भी कुछ अदर फंक्शंस होते हैं, पावर्स होते हैं उसका। इसमें बहुत सारे हैं बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पावर्स है, इसको आप समझना। ठीक है, मैं थोड़ा सा अंदर में जा रहा हूँ आपको बताने के लिए। इसमें एक चीज क्या है, इसमें है जब कभी भी जॉइंट सिटिंग होता है, जब कभी भी जॉइंट सिटिंग होता है। अब जॉइंट सिटिंग किसका होता है? बोथ हाउसेस, मतलब दोनों घर एक साथ बैठते हैं और मीटिंग करते हैं। तो मान लीजिए दो घर जब एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और दोनों ही घर के एक एक हेड है जो कि उस घर का मीटिंग को चलाते हैं। लोकसभा में है स्पीकर और राज्यसभा में वहाँ का चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, हम पढ़ेंगे उसको। अब जब दो हेड हैं और दोनों ही घर साथ में आ रहे हैं तो किसको प्राइमरी फंक्शन देंगे और काम देंगे प्रिसाइड करने के लिए मीटिंग को? वो देंगे हम स्पीकर को। तो यहाँ पे बोलेंगे जब भी जॉइंट सिटिंग होता है बोथ हाउसेस का, तो इस मीटिंग को प्रिसाइड करना होता है। प्रिसाइड करना होता है मतलब उस मीटिंग को हेड करना होता है, उस मीटिंग को चलाना होता है। तो इस केस में हम स्पीकर को ही उस पावर और वो ड्यूटी देते हैं कि आप जब कभी भी घर में जॉइंट सिटिंग होगा उसको आप प्रिसाइड करो। क्लियर है? एक चीज़ और आपके माइंड में डाउट हो रहा हो कि जॉइंट सिटिंग क्यों होता है? जब दोनों घर अलग अलग रहते हैं तो दोनों घर का जॉइंट सिटिंग क्यों करना चाहिए? होल्ड इट, मैं आपको आगे टाइम में समझा दूंगा। क्लियर है? भरोसा रखिए, बस मैं बोल रहा हूँ आपको समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। कोई भी चीज़ का आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। आपको बस जितना भी वीडियो सीरीज बनाएंगे आप उसको पूरे शिद्दत से देखिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइएगा। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने स्पीकर के बारे में क्या पढ़ा कि स्पीकर के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े। सबसे पहले कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्ट होने के बाद कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्ट होने के बाद हम लोग पढ़े कब कब वैकेंट होता है सीट, वैकेंट होने के बाद फंक्शन पढ़े। इसमें एक चीज़ आप समझना कि जैसे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन होते हैं तो यहाँ पे भी एक डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बस समझने के लिए। एक डेप्यूटी स्पीकर भी मीन्स अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के साथ। तो जब कभी मान लो कैप्टन अगर एब्सेंट हो रहा है, जो भी इंडियन टीम का कैप्टन है, मान लो उसका तबीयत ठीक नहीं है टॉस करते समय, तो कौन जाएगा? वाइस कैप्टन जाएगा। इसीलिए तो वाइस कैप्टन रखा जाता है। उसी हिसाब से स्पीकर जब जो कुछ भी उसका काम है, अगर कभी भी किसी भी कारणवश वो उस ड्यूटी को नहीं निभा पाता है तो नहीं निभाने की वजह से काम तो रुकना नहीं चाहिए। तो कौन? उसका सेकंड जो कमांडर है, उनको ड्यूटी दिया जाएगा कि आप काम करो स्पीकर का। सो अ डेप्यूटी स्पीकर इज अपॉइंटेड along with the speaker and the role of deputy speaker is to perform all those functions which are that of speaker when in case या when the speaker is absent और टेम्पररी एब्सेंट। क्लियर है? ऑल ओके। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा स्पीकर और उसका फंक्शन हो गया।